हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हूं दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 10th स्टैंडर्ड के लिए मैथ्स सब्जेक्ट का जो पार्ट 2 होता है, यानी कि ज्योमेट्री सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 सर्कल। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि जस्ट इसके पहले का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5, इसमें हमने एक प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करा था आपके लिए, शुरुआत की थी, जिसका नाम था प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4। लेकिन उस प्रैक्टिस सेट को हमने सिर्फ 2 ही एग्जांपल आपको सॉल्व कराए थे, क्योंकि काफी बड़े बड़े एग्जांपल्स थे एंड मैं चाहता था कि वीडियो काफी लंबा ना हो, क्योंकि आप लोग भी बोर हो जाते होंगे कि आप लोग एक ह्यूमन कैपेसिटी होता है। मैंने JR टॉक्स जो हमारा सेकंड चैनल है उसमें भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं इस रिगार्डिंग कि हमारा जो ह्यूमन का ब्रेन जो होता है, उसका एक कैपेसिटी होता है कि कोई भी चीज पे कंसंट्रेशन वो ज्यादा से ज्यादा हाफ एन आवर कर पाता है, 15 मिनट्स कर पाता है कोई एक चीज के ऊपर। तो दैट्स वाई जो मेरा इंटेंशन होता है वीडियोस बनाने का, वो थोड़ा शॉर्ट होता है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मैं रोज वीडियोस डालूं और आप लोग के लिए शॉर्ट वीडियो रखूं, ताकि आप रोज के 15 मिनट खाली पढ़ाई करो यार। 15 मिनट खाली हमारे वीडियोस देखो, उसके बाद आप 15 से 20 मिनट, आधा घंटा आप खुद का प्रैक्टिस करो उस चीज के ऊपर, एंड डेफिनेटली आपका पढ़ाई हो गया एक दिन का, एक सब्जेक्ट का। ठीक है ना, मैं एक सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, बाकी सब्जेक्ट्स आपके ऊपर है और आप कितना अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं अगेन इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर नंबर 5 जो लिया था, उसमें हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4 की शुरुआत की थी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बहुत बड़ा था, उसके अंदर भी 4 क्वेश्चन थे, वो कराया था। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि अगेन बहुत बड़ा और उसके अंदर भी 4 क्वेश्चन थे, वो मैंने कराया था। तो उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किया होगा, प्रैक्टिस हमारे साथ किया होगा। तो आज उसके आगे के कुछ क्वेश्चन से उसको हम लोग सॉल्व कराएंगे और आज ये प्रैक्टिस सेट को खत्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मेन जो हेडिंग है हमारा, क्या नाम है प्रैक्टिस सेट का, वो हम लोग डाल देते हैं, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4, और इसके आगे के क्वेश्चन हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो मेन हेडिंग है हमारा दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4। ठीक है, ये आपका हेडिंग है और उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इसके पहले के लेक्चर्स फॉलो किए होंगे, तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, ओके। तो देखो, हमने फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि हमने सॉल्व किया था, तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल क्वेश्चन जो है वो हमने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, आप देख लेना जाके लेक्चर नंबर 5 में। ओके, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस प्रकार है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है MRPN। ठीक है, तो MRPN इज ए साइक्लिक, ऐसा उन्होंने बोला है, जिसमें एंगल R का वैल्यू है 5x - 13, एंगल N का वैल्यू है 4x + 4, इन्होंने देके रखा हुआ है। हमें पूछा है आप मेजरमेंट निकालिए R का और एंगल N का, एंगल R और एंगल N का निकालना है। लेकिन सबसे पहले हम लोग लॉजिकल थिंकिंग के हिसाब से हमें क्या करना पड़ेगा, एक डायग्राम को ड्रॉ करना पड़ेगा। ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी आप ड्रॉ करोगे तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा कि आपको बोल के रखा है कि जो क्वाड्रिलेटरल है MRPN, ये क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब सर्कल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल होगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इसको ड्रॉ कर लो। कितना टाइम लगेगा ड्रॉ करने में, बहुत ही कम टाइम लगेगा। हेडिंग डाल दो MRPN, आपने नेमिंग कर दिया, इसका MRPN नाम है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। इसमें 2 चीज बोला है कि एंगल R का जो वैल्यू है, एंगल R का जो वैल्यू है उन्होंने देके रखा है, कितना है, एंगल R विल बी इक्वल टू 5x - 13। ये उन्होंने बोल के रखा है क्वेश्चन में कि जो मेरा एंगल R होगा, एंगल R जो होगा वो कितना है, 5x - 13 होगा। और दूसरा चीज दिया है उन्होंने एंगल N, जो कि आपको दिया है उन्होंने 4x + 4, करेक्ट है, यही दिया हुआ है ना, 4x + 4 इन्होंने देके रखा है। तो एंगल R ये रहा और एंगल N ये रहा, ये दोनों का वैल्यू उन्होंने देके रखा है, लेकिन ये वैल्यूज परफेक्ट नहीं है, ये कुछ इक्वेशंस के फॉर्म में है। ठीक है, अब ये जो इक्वेशंस के फॉर्म में उन्होंने नंबर्स देके रखे हैं, इसमें उन्होंने पूछ लिया कि आपको जो एंगल R का जो एग्जैक्ट वैल्यू है, एंगल N का एग्जैक्ट वैल्यू है, ये आपको निकालना है। यानी कि इन शॉर्ट आपको क्या निकालने बोला है उन्होंने, एंगल R और एंगल N का जो वैल्यू है वो निकाल के दिखाओ, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बहुत सिंपल है, निकाल सकते हैं। कैसे, बहुत सिंपल है। एक फंडा तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि कोई भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं। ये मैंने कल भी फर्स्ट जो इसके पहले का जो लेक्चर था, लेक्चर नंबर 5, उसमें भी मैंने आपको बताया था, और उसके पहले जो हमारा थ्योरेटिकल लेक्चर हुआ था उसमें भी मैंने बताया था, तो आपको याद होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो मेरा एंगल R होगा, इसको मैं प्लस करूंगा एंगल N के साथ, तो ये प्लस करके क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि वी नो दैट कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री होते हैं। किस चीज में होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ऐसा लिख भी देना नीचे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यानी कि एंगल R और एंगल N को प्लस करूंगा तो 180 आना चाहिए। तो एंगल R का वैल्यू दिया हुआ है हमें 5x - 13, तो डाल दिया हमने 5x - 13 प्लस एंगल N का वैल्यू कितना दिया है, 4x + 4 डाल दिया, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब सॉल्व कर लो, x को x के साथ, नंबर को नंबर के साथ। तो 5x और 4x कितना हो जाएगा, 9x - 13 + 4 कितना हो जाएगा, -9, और यहां पे इज इक्वल टू 180 हो गया। अब ये -9 को उधर भेज दूंगा तो क्या हो जाएगा, 9x इज इक्वल टू 189 हो गया। -9 180 के साथ प्लस हो जाएगा तो 189 हो गया। तो देयरफॉर x विल बी इक्वल टू
189 डिवाइड बाय 9, जो कि आपका आंसर आएगा 21। तो आपका x का वैल्यू यहां से निकल गया, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ जाएगा 21 आपने निकाल लिया। लेकिन x का वैल्यू निकालना था क्या? नहीं, हमें निकालना है एंगल r और एंगल n का। तो एंगल r कितना दिया हुआ है यहाँ पे? एंगल r है 5x माइनस 13। तो 5x माइनस 13 है, तो x के जगह पे हम डाल देंगे 21, यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 21 माइनस 13, तो जो कि आपका आंसर आ जाएगा एंगल r का 5 मल्टीप्लाई बाय 21 इज 105 माइनस 13। कितना आंसर आ रहा है आपका, जो कि मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है, 92 डिग्री, ठीक है। तो 105 माइनस 13 विल बी इक्वल टू 92 डिग्री। तो ये रहा आपका एंगल r, और दूसरा है एंगल n। तो एंगल n भी निकाल लो इसी प्रकार, 4x प्लस 4 है ना, तो इसमें x का वैल्यू 21 डाल दो, तो 4 मल्टीप्लाई बाय x का वैल्यू 21 प्लस 4, तो ये हो जाएगा 84 प्लस 4, दैट विल बी इक्वल टू एंगल n आपका आ गया 88 डिग्री। तो आपने एंगल n निकाल लिया, एंगल r आपने निकाल लिया, तो आपने दोनों वैल्यू निकाल लिया। और आपको यही तो पूछा था, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन, अगर आप देखोगे ये पूरे प्रैक्टिस सेट का सबसे सिंपल क्वेश्चन था, जिसमें आपको कुछ करना नहीं था, बस आपको लॉजिकल थिंकिंग लगाना है और आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट ये था कि जब अपोजिट कोई भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दिया रहेगा तो इसमें अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, बस आपने वो डाला और सॉल्व किया और आपने आंसर निकाल दिया। एंगल r और एंगल n जो आ रहे हैं वो 92 डिग्री एंड 88 डिग्री साइमल्टेनियसली ये आ रहे हैं। क्लियर है? तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन, एंड उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। नोटबुक में नोट डाउन कर लेना या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इन द सेंस, ये प्रूफ दैट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, थोड़े से ट्रिकी होते हैं, बस आपको लॉजिकल थिंकिंग लगाना पड़ता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है। ओके, तो इसकी भी शुरुआत करेंगे। पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि हमारा ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर इसके बाद कौन सा है हमारा? चौथा। इसको हम लोग सॉल्व कराएंगे आपके लिए, जिसमें आपको कुछ प्रूफ करके दिखाना है। तो प्रूफ करके हम लोग दिखाएंगे, एंड प्रूफ वाले क्वेश्चंस के चांसेस ज्यादा होते हैं दोस्तों, एज कंपेयर टू सॉल्व कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं एग्जाम में जिसमें आपको प्रूफ करने पूछता है और आपको बोल दिया जाता है एग्जाम में प्रूफ दैट, तो बच्चे क्या हो जाते हैं, प्रूफ दैट देख के डर जाते हैं, यार प्रूफ मैं नहीं कर पाऊंगा, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो बहुत इजी होता है दोस्तों, आप कभी भी घबराना नहीं है, क्योंकि अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज पता है ना, कोई भी प्रूफ आने दो यार, सॉल्व करोगे, और आएगा भी तो वही आएगा ना, रिपीटेड एग्जांपल्स ही आते हैं जो कि ऑलरेडी आपने सॉल्व किया है, तो कोई चिंता और घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान से देखना है। ओके, तो हेडिंग डाल देते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 4 चर्चा करेंगे इसकी। लेकिन इसमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार है, एक फिगर दिया हुआ है आपको, पहले वो फिगर ड्रॉ कर लेता हूं मैं आपके लिए, ठीक है। किस प्रकार का फिगर है? दिस इज द सर्कल जो आपको दिया हुआ है, एक सर्कल आपको दिया हुआ है, और सर्कल के बीचों बीच एक सेंटर पॉइंट है। आप सभी को पता होगा सेंटर पॉइंट तो होता है, और सेंटर पॉइंट में से एक डायमीटर जो है वो पास होके जाएगा, यहां से समझ लो ये सेंटर पॉइंट है, डायमीटर पास होके गया, जिसका नाम उन्होंने रख दिया है r, इसका o, इसका s, और एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट है जिसका नाम है दोस्तों, यहां पे करीबन एक पॉइंट है जिसका नाम है t, यहां पे उन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है t, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा है, ये डायग्राम उन्होंने बोला है, और आर एस डायमीटर दिया है, सेंटर ओ दिया है, पॉइंट टी जो है वो एक्सटीरियर है सर्कल के, ये भी उन्होंने बोल रखा है। क्वेश्चन ये पूछा है, प्रूव दैट कि एंगल आरटीएस इज एन एक्यूट एंगल। तो एंगल आरटीएस किधर दिख रहा है? सबसे पहली बात, एंगल आरटीएस दैट इज ये आर हो गया आपके लिए, ये टी हो गया, ये एस हो गया, तो सबसे पहले इसको जोड़ दो। आरटीएस बनाने के लिए मुझे जोड़ना पड़ेगा, तो ये आर जुड़ गया टी के साथ और टी जुड़ गया एस के साथ, तो ये टी एस के साथ जोड़ूंगा, उसको मैं डॉटेड लाइन के साथ जोड़ रहा हूं, ठीक है। थोड़ा सा और अंदर की तरफ से जोड़ता हूं, ठीक है, जुड़ गया। तो ये जो आर टी एस, यानी कि ये जो एंगल आपको दिख रहा है, ये आर टी एस जो है वो हमें प्रूफ करना है, दैट इज एंगल आर टी एस जो है ना, ये उन्होंने बोल के रखा है कि ये प्रूफ करो कि ये एक्यूट एंगल है, इज एन एक्यूट एंगल। दिख तो एक्यूट एंगल रहा है, दिखने में तो दिख रहा है, करेक्ट है, लेकिन हमें प्रूफ करना है, क्योंकि जैसे न्यायालय होते हैं, जो कोर्ट होते हैं, वो क्या मानते हैं? सबूत मांगते हैं, मुझे सबूत दो तभी मैं बताऊंगा कि ये जो है इसको फांसी की सजा होगी कि नहीं होगी, करेक्ट है। वैसे ही सेम जो प्रूफ दैट होता है, हम देखने पे नहीं जाएंगे कि यार दिख रहा है मतलब हो गया, दिखने पे नहीं जाना, हमें प्रूफ करके दिखाना है, हमें सबूत देना है इसको कि यार ये चीज जो है एक्यूट एंगल है, तो इज एन एक्यूट एंगल, ऐसा हमें प्रूफ करके दिखाना है, सबूत देना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले यहां पे आपको थोड़ा सा क्या लगेगा, लॉजिकल थिंकिंग, और थोड़ा सा आपको दिमाग यहां पे ये लगाना पड़ेगा कि अब अगर ध्यान से देखो इस चीज को, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एंगल आरटीएस तो आपको नजर आ रहा है, लेकिन ये एक पॉइंट यहां पे भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये पॉइंट को अगर मैं यहां से सीधा एस के साथ जोड़ दूं तो ये जो चीज बनेगा, ये क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखो। सबसे पहली बात, यहां पे उन्होंने बोल के रखा है कि जो मेरा आर एस है ये क्या है? एक डायामीटर है, तो आर एस इज ए डायामीटर, ठीक है ना, देख रहे हैं ना ये आर और एस, तो आर एस क्या है? मेरा एक डायमीटर है, ठीक है। अब आर एस डायमीटर है, जिसके हिसाब से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो एंगल आर दिख रहा है, और ये जो चीज है ना, इसका भी एक नाम दे देता हूं मैं, तो समझ लो इसका नाम में दे दीजिए पी, मैंने नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया इसका? पी नाम दे दिया। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि मेरा एंगल को मैं अगर कंसीडर करूं आर पी एस, दिख रहा है आर पी एस, ये वाला एंगल,
ये एंगल ले लो या फिर ये एंगल ले लो, ये अगर ये एंगल को मैं कंसीडर करूंगा तो एंगल आरपीएस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों 90 डिग्री होगा, क्योंकि क्लियर कट यहां पे दिख रहा है कि एंगल जो है यहां पे इस तरह से इंस्क्राइब हुआ है सेमी सर्कल में, तो एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में इंस्क्राइब हुआ है ना। आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, लेकिन लिख दोगे तो इंप्रेशन थोड़ा अच्छा क्रिएट होता है जो बोर्ड का पेपर चेक करेगा, ठीक है ना। तो ये एंगल आरपीएस का वैल्यू जो है 90 डिग्री है, क्योंकि एंगल इंस्क्राइब हुआ है सेमी सर्कल में, ठीक है। अब एक और चीज यहां पे आप देखोगे, ये ट्राइंगल आप कंसीडर करो, समझ लो, जिसका नाम है पीटीएस ले लो, जो भी आपको लेना है। तो पीटीएस आप देखोगे तो ये जो ट्राइंगल है इसके केस में आर जो है वो क्या है, ये जो एंगल आर दिख रहा है वो क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है, बाहर से है ना। अगर मैं सिर्फ ये ट्राइंगल को कंसीडर करूं, इतना ट्राइंगल दिख रहा है, ये इतना छोटा वाला ट्राइंगल, इतना ट्राइंगल को कंसीडर करूं तो ये ट्राइंगल के हिसाब से ये आर क्या है, उसके लिए तो बाहर का पॉइंट है, यानी कि एक्सटीरियर पॉइंट है। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि एंगल जो है मेरा आरपीएस जो है मेरा एंगल जो है, ठीक है, वो क्या है दोस्तों, एक एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है ना। आरपीएस जो है ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। एंगल आरपीएस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल पीटीएस, ठीक है ना, ऑफ ट्राइंगल पीटीएस। किधर है पीटीएस, देखो ये पीटीएस ट्राइंगल के लिए, ये पीटीएस ट्राइंगल के लिए ये जो एंगल होगा, ठीक है, ये जो एंगल दिख रहा है आपको, अब ये पीटीएस है, पीटीएस इतने ट्राइंगल के लिए ये बाहर का जो पॉइंट है, ये वाला एंगल जो होगा वो क्या है, उसके लिए क्या है, बाहर का एंगल है, यानी कि एक्सटीरियर एंगल है। तो उस हिसाब से अगर मैं देखूंगा कि जो मेरा एंगल आरपीएस जो होगा, मेरा जो एंगल होगा आरपीएस वो ग्रेटर होगा, क्योंकि हमेशा हमें एक चीज पता है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो ग्रेटर होता है अंदर के एंगल से। एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द रिमोट इंटीरियर एंगल, ये आपने 8th में पढ़ा था, आपको याद होगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये जो मेरा एंगल है आरपीएस, यानी कि ये वाला जो एंगल है आरपीएस, ये वाला जो एंगल है आरपीएस विल बी ग्रेटर देन एंगल पीटीएस, ठीक है ना। ये देखो ग्रेटर का सिंबल है, कंफ्यूज मत होना, ये ग्रेटर का सिंबल है और ये एंगल का सिंबल है पीटीएस। तो मेरा आरपीएस यानी कि ये वाला एंगल, ये वाले एंगल यानी कि पीटीएस से बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, रीजन क्या रहेगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमोट इंटीरियर एंगल। ये आपको रीजन लिखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ रीजन लिखना इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन ये रीजंस इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा जो आपने ये चीज लिखा कि जो मेरा एंगल आरपीएस था, ये वाला जो एंगल था वो ये वाले एंगल पीटीएस से बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्योंकि हमेशा बाहर का एंगल एक्सटीरियर एंगल उसके अंदर वाले एंगल इंटीरियर रिमोट इंटीरियर एंगल से बड़ा होता है। ये आपने प्रूव करके दिखा दिया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज पता है मुझे, आरपीएस का वैल्यू तो मुझे पता है ना 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री इज ग्रेटर देन एंगल पीटीएस हो जाएगा। मतलब मेरा जो 90 डिग्री है ये पीटीएस से बड़ा हो गया, यानी कि पीटीएस 90 से छोटा हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो मेरा एंगल पीटीएस है वो 90 से क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जिस प्रकार मैंने लिखा कि 90 पीटीएस से बड़ा है तो पीटीएस 90 से छोटा है, उसको मैं लिख सकता हूं ना। तो हमने कैसे लिखा कि देयरफॉर कि एंगल पीटीएस जो है वो 90 से छोटा है। तो 90 से छोटा मतलब क्या होता है, एक्यूट एंगल, ठीक है। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि एंगल पीटीएस जो है ये क्या है, इज एन एक्यूट एंगल। पीटीएस जो है वो है एक एक्यूट एंगल, लेकिन ये पीटीएस जो है ये एक्यूट एंगल है। तो ये पीटीएस के जगह पे मैं पूरा एंगल ले सकता हूं, आरटीएस भी ले सकता हूं। ये पीटीएस जो है वो मैं पूरा ले सकता हूं। देखो एंगल तो वही है ना, आरटीएस, तो ये पीटीएस के जगह पे मैं एंगल आरटीएस भी लिख सकता हूं सेम, क्योंकि पीटीएस यहां से शुरू हो रहा है, एंगल तो सेम ही है ना, यही एंगल है ना। तो चाहे मैं पीटीएस लिखूं चाहे मैं आरटीएस लिखूं, बात एक ही है। तो पीटीएस की जगह पे मैं आरटीएस लिख सकता हूं। तो आरटीएस इज एन एक्यूट एंगल, ठीक है ना। आरटीएस क्या है, इज एन एक्यूट एंगल। क्यों हुआ, क्योंकि आर और पी और टी एक ही लाइन में आते हैं ना, तो आप लिख सकते हो ऐसा। जो पीटीएस था उसके ही लाइन में आर आता है, तो पीटीएस की जगह पे आप आरटीएस भी लिख सकते हो। और यही तो आपको प्रूफ करके दिखाना था दोस्तों कि आरटीएस जो है वो एक एक्यूट एंगल है, और आपने प्रूफ करके दिखा दिया। तो लास्ट में आपको सिंपल सा एक फेवरेट लाइन लिखना है, जो कि मेरे स्कूल के दिनों का एक फेवरेट डायलॉग हुआ करता था यार। मैं सोचता था कि मुझे प्रूफ दैट आना चाहिए ताकि मैं डायलॉग लिख पाऊं, हेंस प्रूफ, ठीक है। आपने ये प्रूफ करके दिखा दिया कि आरटीएस जो है एक एक्यूट एंगल है। तो बहुत सिंपल सा प्रूफ था, बहुत ही छोटा प्रूफ था, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में आएगा तो आप ये जो है इजीली सॉल्व करके दिखा सकते हो। क्लियर है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। ओके, तो फटाफट से नोट डाउन कर लो या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 4 आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें सीधा सीधा एक चीज बोल के रखा है, प्रूफ दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है यार, एक लाइन का दे दिया, प्रूफ करके दिखाओ, करके दिखा देंगे यार, बहुत सिंपल है। कैसे करेंगे, ध्यान से देखना।
ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म, इसको मिटा देते हैं हम लोग एंड चलते हैं सीधा आपके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, तो बुक में क्वेश्चन आप देख सकते हो, फॉलो कर सकते हो, आप बहुत सारी चीजें आपको वहां से मिल जाएगी। ओके, ध्यान से देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में कराने जा रहा हूं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 का हेडिंग डाल देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 किस प्रकार है, क्वेश्चन क्या पूछा है वो समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखना दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन हमें इस प्रकार दिया होता है कि हम कंफ्यूज हो जाए, ऐसा क्वेश्चन दिया होता है। तो क्वेश्चन एक सिंपल सा बोल के रखा है उन्होंने, एक बोला है कि प्रूव करो, प्रूव दैट, उन्होंने बोल के रखा है एनी रेक्टेंगल इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल, प्रूव दैट एनी रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है कि कोई भी जो रेक्टेंगल होता है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। यार कैसे प्रूफ करेंगे यार, खाली लिख के दे दिया, कुछ दिया ही नहीं है, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? आपके दिमाग में यही चलेगा ऑब्वियसली। जब हम छोटे थे कुछ नया चीज देखते तो हम यही सोचते हैं कि यार कैसे होगा, लेकिन कैसे के अंदर ही सॉल्यूशन इसका छुपा है। तो सबसे पहली बात कि जब उन्होंने बोल दिया है कि कोई भी रेक्टेंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, तो आप पहले तो कोई भी रेक्टेंगल ले लो ना, कोई भी रेक्टेंगल को प्रूफ करना है ना, तो मैं एक रेक्टेंगल ले लूंगा जिसका नाम है एबीसीडी। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एक रेक्टेंगल ले लेता हूं। सपोज मैंने ले लिया एक रेक्टेंगल जिसका नाम मैंने रख दिया ए बी सी डी सॉरी ठीक है, तो यहां पे मैंने ले लिया, क्या बोलूंगा मैं कि क्वाड्रिलेटरल जो है जिसका नाम है एबीसीडी, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ये मैंने मान लिया क्या है, रेक्टेंगल है। एक चीज हमें पता है कि हर एक रेक्टेंगल में ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, ये हमें पता है, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री। हम लोग लिख सकते हैं दैट इज एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल सी विल बी इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों होता है 90 डिग्री? क्योंकि रेक्टेंगल्स में प्रॉपर्टी होती है कि चारों के चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। ये हमने 8th में ही पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। तो एक चीज में क्या कर सकता हूं, यहां पे दो एंगल अपोजिट वाले ले सकता हूं मैं, कोई भी दो एंगल अपोजिट वाले ले लो। कौन सा लेता हूं, यहां पे मैं ले लेता हूं एंगल ए और एंगल सी। तो मैं अगर ऐसा लिखूं एंगल ए प्लस एंगल सी, ये अगर मैं ये दो एंगल ले लिया जिसमें अपोजिट एंगल्स है ना, एंगल ए और एंगल सी मैंने ले लिया और इसको मैं प्लस करने की कोशिश करूंगा, तो एंगल ए और एंगल सी प्लस करके कितना हो जाएंगे, एंगल ए का वैल्यू 90 डिग्री है, सी का वैल्यू भी कितना है 90 डिग्री है, तो 90 प्लस 90 कितना हो जाएंगे 180 डिग्री। यानी कि इन शॉर्ट एंगल ए और एंगल सी आपने जब प्लस किया तो कितना आ रहा है आपका 180 डिग्री आ रहा है। तो इसके हिसाब से मैं क्या बोल सकता हूं, एंगल ए प्लस एंगल सी आपने जो लिया, एंगल ए प्लस एंगल सी जो आपने लिया वो प्लस करके 180 डिग्री आ रहा है। देयरफॉर ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल होगा जिसका नाम है एबीसीडी, वो क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। क्यों होगा रेक्टेंगल, रीजन क्या है, क्योंकि एक चीज हमें पता है कि व्हेनेवर द अपोजिट एंगल्स ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज सप्लीमेंट्री, 180 आ गया, मतलब क्या है कि अपोजिट है। इसके पहले एक डायलॉग और लिख सकते हो, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख दिया, मैंने एक छोटा सा एक डायलॉग लिखना है मुझे यहां पे। ठीक है, प्लीज यहां पे ध्यान से देखो, एक डायलॉग और लिख सकते हो यहां पे, मतलब क्या लिखना है आपको कि अपोजिट एंगल्स इज सप्लीमेंट्री। अपोजिट एंगल क्या आ रहे हैं इसमें, सप्लीमेंट्री आ रहा है। देयरफॉर ये जो मेरा क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम है एबीसीडी, ये क्या है, इज अ रेक्टेंगल। ये आपने प्रूव करके दिखा दिया, बॉक्स बना दो, नीचे फेवरेट वाला लाइन लिख दो, हेंस प्रूव्ड। आपने ये चीज प्रूफ करके दिखा दिया। क्यों प्रूफ करके दिखा दिया, कैसे प्रूफ करके दिखा दिया कि कभी भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल के अगर अपोजिट साइड्स सप्लीमेंट्री होते हैं यानी कि प्लस करके 180 आते हैं, इसका मतलब वो क्या है, अपोजिट एबीसीडी क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मैंने रेक्टेंगल लिख दिया, बार बार मैं रेक्टेंगल बोल रहा हूं, इसके लिए मेरे मन में वही निकला। तो एबीसीडी क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, माफ कीजिएगा मुझे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, रेक्टेंगल तो हमने लिया है ना, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का जो प्रॉपर्टीज पढ़ा है, इसके पहले भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज पढ़े, तो उसमें एक चीज फंडा जो है क्लियर है, क्या कि अपोजिट एंगल जिसमें भी कॉन्ग्रुएंट आया, आई मीन टू से सप्लीमेंट्री आया, तो वो चीज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो हमने बता दिया कि ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल से सप्लीमेंट्री है, दैट्स व्हाई एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, हेंस प्रूफ। क्लियर है दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही मजेदार होगा। एंड यहां पे अगर आपको रीजन लिखना है तो आप रीजन लिख सकते हो, कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना, आपने जो पढ़ा होगा, तो कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। एक कन्वर्स थ्योरम होता है जो कि मैंने आपको थ्योरेटिकल पॉइंट में शायद पढ़ाया होगा, नहीं भी पढ़ाया होगा तो उसका हमने जो रियल था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का थ्योरम तो मैंने पढ़ाया, आपको मुझे याद है मैंने पढ़ा है, लेकिन कन्वर्स शायद नहीं बताया होगा। तो कन्वर्स मतलब होता है उल्टा। हमेशा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो हमने पढ़ा था, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एक प्रॉपर्टी था कि अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो वो हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो अगर यहां पे ऑलरेडी देके रखा है कि अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री है, तो ऑब्वियसली वो चीज क्या होंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होंगे।
बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल थ्योरम। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हो। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का भी सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एंड एक और क्वेश्चन मैं आपको कराना चाहता हूं। 6 क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि अगेन इसमें साइक्लिक का ही पूछा हुआ है, तो आप कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 6 इज योर फॉर होमवर्क, जरूर से सॉल्व करना, प्रूव दैट करना है साइक्लिक है कि नहीं। ओके, मैं सीधा आपको लिए चलता हूं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और ये हमारा आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा, उसको सॉल्व करवाता हूं, फिर आज के लिए इतना ही, और जो बचा हुआ एग्जाम्पल है वो आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो चलो मैं एक और एग्जाम्पल आपके लिए करवा देता हूं, फिर हम लोग स्टॉप करेंगे। ठीक है, तो लास्ट एग्जाम्पल फॉर टुडे एंड ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट, जिसका है नाम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कराऊंगा मैं, पहले इसको मैं रफ कर लेता हूं। डालते हैं हेडिंग क्वेश्चन नंबर 7 का। चलो क्वेश्चन नंबर 7, क्या क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही सिंपल तरीके से पूछा हुआ है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, सबसे पहले वो डायग्राम भी मैं ड्रॉ करता हूं आपके लिए। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, इस प्रकार है, एक डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ पे डायग्राम में ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे दिस इज द सर्कल विच इज गिवन। ठीक है, एंड यहां पे एक पॉइंट है जो इस तरह से जा रहा है। ओके, दिस पॉइंट इज एन, दिस पॉइंट इज एन, ओके, दिस पॉइंट इज एस। ठीक है, ध्यान से देखना दोस्तों, डायग्राम बना रहा हूं। दिस पॉइंट इज एम पॉइंट, एम पॉइंट। ओके, दिस इज ई एंड एफ, दिस इज ई। ठीक है, दिस इज एफ पॉइंट। ओके, ये डायग्राम आपको बोला है। क्वेश्चन क्या पूछा है ये डायग्राम में, जिसमें मेजरमेंट ऑफ आर्क एनएस, एनएस किधर दिख रहा है आपको, ये आर्क जो है यहां पे इसका वैल्यू दिया हुआ है। मेजरमेंट ऑफ आर्क एनएस का जो वैल्यू दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 125 डिग्री। यानी कि आर्क का जो वैल्यू है, ये जो आर्क दिख रहा है एन से लेके एस, ये आर्क दिख रहा है आपको, ये आर्क का वैल्यू 125 डिग्री उन्होंने देके रखा है। ठीक है, फिर एक और आर्क का वैल्यू दिया है उन्होंने, मेजरमेंट ऑफ आर्क ई एफ। अब ई एफ किधर है, देखो ये वाला छोटा वाला, ये बड़ा एनएस और ये छोटा वाला ई एफ, इतना सा। ई एफ का जो डिग्री दिया हुआ है, जो वैल्यू दिया हुआ है हमें, वो सिर्फ और सिर्फ 37 डिग्री सेल्सियस है। सॉरी, सेल्सियस नहीं, 37 डिग्री है। ठीक है, 37 डिग्री हमें दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा है, 37 डिग्री ये तो दे दिया। क्वेश्चन क्या पूछा है, हमें बोला है कि आपको एक एंगल निकालना है, जिस एंगल का नाम है एंगल एन एम एस विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। किधर दिख रहा है एनएमएस, दिस इज एनएमएस, यानी कि ये जो एम का एंगल जो है, ये वाला एंगल आपको नजर आ रहा है दोस्तों, ये जो एम का जो एंगल है, इसको आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जो कि आप आसानी से कर सकते हो। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना, हर एक चीज बहुत ही ईजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ। तो सबसे पहली बात आप यहां पे देखोगे कि जो मेरा एंगल एनएस जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो एंगल नहीं, माफ कीजिएगा मुझे, आर्क एनएस दिया हुआ है, ये आर्क ईएफ दिया है, इसका वैल्यूज हमें दिया है, मतलब कहीं ना कहीं इस चीज का हमें यूज करना है। तो यूज करने के पहले हम एक चीज क्या बोल सकते हैं कि यहां पे जो मेरा कॉर्ड है, कौन सा कॉर्ड है, देखो ई से लेके एन, ये कॉर्ड दिख रहा है, और दूसरा है एफएस। तो कॉर्ड जो है मेरा ई एन एंड जो दूसरा कॉर्ड है जिसका नाम है एफएस, ये दोनों क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। देखो ये यहां पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, कहां पे कर रहे हैं, एम पे। तो कॉर्ड ई एन एंड कॉर्ड एफएस आर बाइसेक्टिंग ईच अदर, लेकिन कैसे कर रहे हैं, एक्सटर्नली, बाहर से कर रहे हैं। एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं एक्सटर्नली, और वो भी कौन से पॉइंट पे कर रहे हैं, पॉइंट एम पे कर रहे हैं। तो पॉइंट एम पे जब वो एक दूसरे से बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो हमारा एक फॉर्मूला बनेगा डायरेक्टली वाला, क्या बनेगा कि जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है जिसका नाम है एनएमएस, यानी कि ये जो एंगल है एनएमएस का, वो डायरेक्टली फॉर्मूला ये बनेगा, दैट इज हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क, क्या नाम है बड़े वाले का एनएस, इसको माइनस कर दो मेजरमेंट ऑफ आर्क छोटे वाले के साथ। ठीक है, छोटे वाले के साथ क्या करेंगे हम लोग, माइनस कर देंगे। आर्क क्या नाम है, ईएफ, ईएफ नाम है ना, ईएफ। देखो ध्यान से क्या बोल रहा हूं मैं, अगर आपको ये एंगल निकालना है तो ये जो बड़ा वाला आर्क है एनएस, इसको छोटे वाले आर्क ईएफ से माइनस कर दो और उसका हाफ वैल्यू ले लो, तो आपका आंसर जो आएगा वो डायरेक्टली आपको एंगल मिल जाएगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय 125 है एनएस का वैल्यू, माइनस ईएफ का वैल्यू 37 है, डाल दिया। ठीक है, माइनस कर दो तो कितना आएगा, दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय 125 को 37 से माइनस कर दोगे तो आपका आंसर आ रहा है 88। तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 88 इज नथिंग बट 44 डिग्री। तो आपका आंसर आ गया कि जो एंगल है, क्या नाम है एंगल का, एंगल एनएमएस, इसका जो एंगल का वैल्यू जो है वो आ रहा है 44 डिग्री। और यही तो आपको निकालना था दोस्तों, यही आपको पूछा गया था। कितना सिंपल था, बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि कभी भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आया तो जिसमें एनएमएस आपको ये एंगल जो निकालना है, तो इसमें कॉर्ड जो था वो दोनों एक दूसरे को एक्सटर्नली बाइसेक्ट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई हमारा फॉर्मूला बना कि व्हेनेवर इफ वी रिक्वायर्ड दिस टाइप ऑफ एंगल विल हैव टू मल्टीप्लाई हाफ
टू द डिफरेंस ऑफ बोथ द आर्क, दैट इज मेजर आर्क माइनस मेजर आर्क को माइनस कर दो माइनर आर्क के साथ और उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा एंगल का, दैट इज एक्सटर्नल एंगल ऑफ दिस बोथ कॉर्ड दैट आर बाइसेक्टिंग विच इधर, दैट इज एंगल NMS इज इक्वल टू 44 डिग्री आया। और यही था हमारा आंसर आज का इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन, जो कि बहुत ही सिंपल एंड छोटा सा एग्जांपल था, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं दोस्तों, तो बस 2 ही क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8। ये 2 एग्जांपल आप लोग के लिए होमवर्क है, जरूर से इसको प्रैक्टिस करना, सॉल्व करना है, पूरी उम्मीद करता हूं कि आप लोग करोगे। तो आज के लिए इतना ही। इसी के साथ हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट नंबर 3.4, ये होता है समाप्त। जल्द मिलेंगे आपके सामने एक और नया लेक्चर वीडियो लेके, जिसमें हम लोग और आपके लिए इसी के ऊपर जो सॉल्यूशंस बचे हुए हैं और भी टाइप के, वो हम लोग कराएंगे और आगे के प्रैक्टिस सेट भी आपको सॉल्व कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, यूजफुल लगा है फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोगों को, फटाफट से शेयर कर देना। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को हिट कर देना दोस्तों, ताकि जब भी हम लोग वीडियोस अपलोड करेंगे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।